हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपना राजनीतिक विज्ञान जो कि चैप्टर 3 है समानता यानी इक्वलिटी के बारे में। समानता यानी किस प्रकार से समानता हो, जो कि राजनीतिक विज्ञान की 11th क्लास की 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी, जो कि हम इस वीडियो में इसके कवर करेंगे, देखेंगे इस वीडियो पे। क्योंकि हम देखेंगे कि समानता क्या है, यानी समानता का अर्थ क्या है। तो हम समानता देखते हैं कि ये सभी मनुष्य है वो सभी पहलुओं में समान है, यानी एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति है वो सभी समान है, उनके बीच कोई भेदभाव कोई विभेद है वो नहीं है, क्योंकि वो एक ही इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और सभी को समाज में समान रूप से शिक्षित, धनी और समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी समानता का अभिप्राय ये है कि सभी व्यक्ति है एक तरह से समान है, क्योंकि सभी व्यक्ति है वो जन्म लेते हैं और साथ ही साथ समाज में उनको एक समान स्थिति के रूप में, यानी शिक्षित होने का, कोई भी व्यवसाय करने का, यानी सभी है वो समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये समानता है वो जरूरी है। आगे अगर हम बात करें कि समानता क्या है, तो हम समानता देखते हैं कि समानता हमें देखते हैं कि जो समानता स्वतंत्रता है वो हमें देखने को मिलता है कि समानता कहाँ से मिली है। तो हम देखते हैं कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें मौलिक अधिकारों से, यानी जो भारतीय संविधान से है, हमें फंडामेंटल राइट है वो देखने को मिलता है, जो कि हमें उसमें समानता की भी बात की गई है। अगर हम बात करें तो समानता है वो समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान के अधिकारी हैं। यानी समानता में कहने का अभिप्राय ये है कि सभी मनुष्य है वो समान, उनका महत्व है और सभी समान है। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक भी है, यानी सभी व्यक्ति है वो एक तरह से मानव है और सभी व्यक्ति है मानव है, और इस प्रकार सभी मानव को कुछ अधिकार होने चाहिए, यानी उन सभी मानव के मानवाधिकार भी होने चाहिए, जो कि हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य स्थिति व शक्ति की भारी असमानता हमें नज़र देखने को मिलता है। यानी अनेक देशों में हम देखते हैं कि कानून में समानता शामिल है, यानी सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि समाज में हमें असमानता देखने को मिलता है। यानी हम देखते हैं कि अभी भी संपदा है वो कुछ पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही है, कुछ अवसर है वो कुछ वर्गों तक ही सीमित है। ऐसे जो कार्य है वो कुछ कार्य है वो विशेष वर्ग ही कर सकते हैं। समाज की जो स्थिति देखें तो अभी भी दयनीय रूप से है। शक्ति की बात करें तो देखते हैं कि पावर्स भी है वो एक तरह से संपन्न वर्ग के पास ही है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अभी भी समाज में भारी रूप से असमानता हमें देखने को मिलती है, यानी अभी भी असमानता है वो एक तरह से व्याप्त है। ऐसे हम देखते हैं कि समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार, यानी समानता से अभिप्राय ये है कि किसी व्यक्ति को एक प्राप्त अवसर होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से ये निर्धारित नहीं होने चाहिए। और ये जो अवसर है वो किसी व्यक्ति के जन्म से या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। हम अगर प्राकृतिक असमानताएं में हम देखते हैं तो लोगों में विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण असमानताएं, अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। हम देखते हैं कि जो कुछ प्राकृतिक असमानताएं हैं ये लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण होती है। आगे हम देखते हैं कि समानता के आयाम कितने हैं। तो हम देखते हैं कि समानता के हैं वो 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, जो कि हम देखेंगे। इस 3 डायमेंशन में हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक समानता, यानी राजनीतिक समानता किस प्रकार से हो, तो हम इसमें देखते हैं कि राजनीतिक समानता में सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना, यानी जो सभी एक देश में जो नागरिक है वो सभी व्यक्ति है वो एक तरह से समान है, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना साथ ही साथ राजनीतिक समानता में शामिल है। ऐसे हम देखेंगे समान नागरिकता अपने साथ समान मतदान, यानी सभी को वोट देने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कुछ भी बोलने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। यानी राजनीतिक समानता में हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति के तौर पे एक समान नागरिकता हो, साथ ही साथ समान मतदान उसे करने का अधिकार हो, संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमें देखने को मिलता है समानता में। ऐसे हम आर्थिक अगर समानता की बात करें तो आर्थिक समानता से अभिप्राय ये है कि ये धनी
वह निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करता है। यानी समाज में जो दो वर्ग व्याप्त है, धनी और निर्धन समूह, उनके बीच की खाई को यानी असमानता को कम करना और दोनों वर्ग के बीचों को समान रूप से एक तरह से समान स्तर पर लाना, तो ये हमें आर्थिक समानता में हमें देखने को मिलता है। यानी किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रह सकती। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर हम समानता की बात करें तो हम देखें कि जो समानता है वो पूर्ण रूप से समाज में कभी भी स्थापित नहीं हो सकती, लेकिन हम कुछ स्तर पे कहीं ना कहीं असमानता को, यानी असमानता से अभिप्राय ये है कि कहीं ना कहीं कुछ असमानता के कारण जो गरीबी है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। किंतु लोकतांत्रिक राज्य है वो समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोकतांत्रिक जो राज्य है तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो लोकतांत्रिक राज्य है वो कहीं ना कहीं अपने जो देश के नागरिक होते हैं कहीं ना कहीं उनकी हालात सुधारने का उन्हें मौका देते हैं। यानी अभिप्राय ये है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि कहीं ना कहीं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हैं ये ज़रूरी करा के सब्सिडी देना, यानी कहीं ना कहीं ये जो तरीके हैं ये एक तरह से जीवन स्तर है व्यक्ति का ऊपर उठाना होता है। ऐसे हम देखते हैं सामाजिक असमानता, यानी हम देखते हैं कि सामाजिक समानता किस प्रकार से हो, तो सामाजिक समानता में हम देखते हैं कि राजनीतिक समानता वो समान अधिकार देना। सामाजिक समानता से अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति, एक सोसाइटी, समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देना ताकि वो अपने लक्ष्य को है वो प्राप्त कर सके। यानी समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए जो अनिवार्य जो चीज़ें हैं, यानी एक व्यक्ति के तौर पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हम देखें तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेके, शिक्षा एजुकेशन या पोषक आहार भोजन का अधिकार और जो न्यूनतम वेतन है इसकी एक तरह से गारंटी होनी चाहिए। ऐसी जो समाज के जो वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग हैं, समुदाय हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, तो उनको भी एक तरह से समान रूप से उन्हें समानता के स्तर पर लाना है, वो राज्य की है वो जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो हमने समानता के 3 आयाम में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हैं ये ज़रूरी है। यानी एक व्यक्ति है वो राजनीतिक समानता किस प्रकार से क्या होना चाहिए, कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसे हम आर्थिक समानता को देखते हैं, ऐसे हम सामाजिक समानता को देखते हैं। यानी ये समानता के ये 3 आयाम हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखें इस समानता के सकारात्मक पहलू क्या है। सकारात्मक पहलू से अभिप्राय ये है कि समानता के पॉजिटिव पहलू क्या है, तो हम देखते हैं कि समानता के सकारात्मक पहलू में हम देखते हैं कि अपनी क्षमता विकसित करने के लिए प्राप्त अवसर देना। यानी समानता से अभिप्राय क्या है कि 2 व्यक्ति है तो दोनों के बीच समान भाव रखना, यानी समान मौका देना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट हैं और दोनों अगर 10th क्लास में हैं तो दोनों को जाहिर सी बात है कि दोनों को सेम सिलेबस हो, सेम बुक हो और सेम उनका पेपर हो, तभी वो जाके दोनों का सेम ये सारी जब चीज़ें होंगी तो दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच समानता हो। अगर हम बात करें कि दोनों का बुकें अलग है, पेपर अलग है, तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि ये समानता है, ये हो सकती है, स्थापित हो सकती है। तो इसी प्रकार समानता के सकारात्मक पहलू में हम देखते हैं कि अपनी क्षमता विकसित करने के लिए प्राप्त अवसर देना तथा समाज से कुछ वर्गों को दिए जाने वाले जो विशेषाधिकारों को समाप्त करना। यानी समाज में अभी भी कुछ वर्गों ने एक विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनको है वो समाप्त करना। ऐसे हम देखते हैं कि समानता का महत्व क्या है। समानता का महत्व ये है कि स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। यानी जो स्वतंत्रता है, समानता है, वो कहीं ना कहीं आपस में है वो जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी समानता है वो आ सकती है। ऐसे हम दूसरा पहलू देखते हैं कि समानता होने से कोई नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी समानता में हम देखते हैं कि जो ये जाति, धर्म, भाषा है, इस पर कोई भी किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे हम तीसरा देखते हैं कि सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता का होना है वो बहुत ज़रूरी है। यानी समाज में जो भी वर्ग है उनके सभी के साथ न्याय होने के लिए ये सारी चीज़ें हैं वो समानता का होना है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखते हैं आगे हम कि लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता है वो होना आवश्यक है। यानी किसी भी देश के लिए एक अच्छा कानून
जब होगा उस कानून के द्वारा ही समानता को है वो सही प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा लोकतंत्र का है कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की सार्थकता भी समानता से ही है, यानी जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसकी जो उपयोगिता है, सार्थक है, वो समानता से ही है। ऐसे हम देखते हैं कि सभी के विकास के लिए समानता का होना है ये जरूरी है, जो भी व्यक्ति है, समाज के सभी व्यक्ति हैं, उनका विकास के लिए समानता का होना है वो बहुत ही ज़रूरी है। इस समानता पे अगर हम विचारधारा की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें 3 अलग अलग विचारधारा हैं, जो कि पहला मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवादी विचारधारा में हमने देखा कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो सदैव एक समाज की बात करता है, यानी एक समाज के तौर पे बात करता है कि एक समाज में किस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कैसे समानता होनी चाहिए। तो जो मार्क्सवाद का मानना है कि सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पे असमानताओं को मिटाने का उपाय है वो निजी स्वामित्व को समाप्त करना है। यानी मार्क्सवाद का मानना है कि हम समानता तभी स्थापित कर सकते हैं जब समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए जो निजी स्वामित्व है, निजी स्वामित्व यानी जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो निजी स्वामित्व है उसको समाप्त करना है। यानी कोई भी चीज़ें हैं वो किसी की पर्सनल ना होके वो एक तरह से सामूहिक तौर पे सभी की चीज़ें हैं वो मानी जाएगी। तो इस प्रकार से निजी स्वामित्व को समाप्त करना तथा आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। जो भी आर्थिक संसाधन है उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, ना कि कुछ एक विशिष्ट वर्ग, पूंजीपति वर्ग का। ऐसे हम आगे देखते हैं कि जो मार्क्सवाद है वो आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखते हैं। यानी मार्क्सवाद का मानना है कि जो भी प्रोडक्शन के साधन है, जो भी आर्थिक संसाधन है, उस पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, तभी है वो समानता की स्थापना हो सकता है। तो ये जो मार्क्सवादी का कॉन्टेक्स्ट हमने जाना कि मार्क्सवादी किस कॉन्टेक्स्ट पे बात करता है समानता को लेके। अब हम आगे देखते हैं कि जो उदारवादी है वो उदारवादी किस तौर पे बात करता है समानता को लेके। तो हमने पढ़ा कि जो उदारवादी है वो एक इंडिविजुअल की हमेशा बात करता है, एक व्यक्ति के तौर पे बात करता है। तो जो उदारवादी है वो समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में, संसाधन के वितरण यानी जो भी संसाधन है एक तरह से समाज में, उसका वितरण किस प्रकार से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, साथ ही साथ जो प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का है वो समर्थन करता है उदारवादी, और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझता है। यानी उदारवादी है वो खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखता है। यानी जो उदारवादी है उसका मानना है कि एक द्वंद्वता होनी चाहिए। प्रतिद्वंद्विता यानी ये कहता है कि हाँ एक तरह से कंपटीशन होना चाहिए, उस कंपटीशन में जो भी जीतता है यानी जो भी एलिजिबल है वो चीज़ें हैं उनको मिलनी चाहिए। यानी उदारवादी है वो खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा यानी एक ओपन चैलेंज द्वारा कहता है कि सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखता है। आगे हम देखते हैं कि जो समाजवाद है वो क्या बात करता है व्यक्ति के समानता के कॉन्टेक्स्ट पे। तो हम देखते हैं कि जो समाजवाद का अर्थ है वो है असमानताओं को न्यूनतम करना, यानी जो भी असमानता है उसे कम करना, यानी असमानता हो उसको कम करना, और संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा करना। यानी जो भी संसाधन है उसका जो बंटवारा है एक तरह से न्यायपूर्ण तरीके से करना। न्यायपूर्ण यानी जो भी संसाधन है वो सभी को प्राप्त होने चाहिए। जैसे भारत के जो प्रमुख समाजवादी अगर हम चिंतक की बात करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जो राम मनोहर लोहिया है वो एक तरह से समाजवादी विचार हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे हम समाजवाद वो मार्क्सवाद के अनुसार, यानी समाजवाद और मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं हैं वो सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है। यानी समाजवाद और मार्क्सवाद का मानना है कि जो आर्थिक असमानताएं हैं वो सामाजिक एक विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समान अवसर से आगे जाकर इन संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण होना सुनिश्चित करने की जरूरत है। यानी जो भी संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण ना होकर पूरे एक तरह के समाज का नियंत्रण होना वह जरूरी है। अगर हम आगे बात करें तो हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में की अगर हम बात करें, यानी हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो हम वहाँ अगर समानता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम ये केस स्टडी देखते हैं कि
संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटारा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में हमें जाति व्यवस्था देखने को मिलती है कि जो ऊंची जाति है, जो नीची जाति, किस प्रकार भेदभाव होता है, वैसे हम अमेरिका में हमें देखने को मिलता है कि नस्ल के आधार पर, नस्ल यानी कि किस प्रकार का कोई व्यक्ति है, यानी काला और गोरा व्यक्ति के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं अमेरिका में कि नस्ल के आधार पर असमानता से निपटारा, किस प्रकार से असमानता को दूर किया जाता है अमेरिका से। तो हम देखते हैं कि 1964 में 1964 में सबसे पहले सिविल राइट एक्ट की बात की जाती है। सिविल राइट एक्ट की बात की जाती है जहाँ पे सरकार द्वारा पास किया गया और जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना करने की प्रयास की गई। यानी सिविल राइट एक्ट के द्वारा ये कोशिश किया गया, प्रयास किया गया कि जो भी समाज में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, सभी व्यक्ति है वो समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक अश्वेत व्यक्ति, जो कि हम जानते हैं कि जो बराक ओबामा है, अमेरिका के सबसे गरिमामय पद 2 बार ये आसन हुए, यानी जो ये प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, ये एक अश्वेत राष्ट्रपति है, यानी अश्वेत राष्ट्रपति इन्होंने अमेरिका के पद पे ये बने। आगे हम देखते हैं कि जो रंग भेद की नीति है कि नकारे जाने का उदाहरण है, किंतु फिर भी समाज में हम देखते हैं कि समय समय पे जो अश्वेत है उनके विरुद्ध हिंसा की गूंज हमें भी सुनाई देती है। अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है, नस्ल के आधार पर हम देखते हैं कि हम अमेरिका में हमें देखने को मिला। ऐसे हम बात करें तो हमें दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिला, जहाँ की नेशनल मंडेला थे, उन्होंने भी मूवमेंट किया, इसका विरोध किया। ऐसे हम अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के लिए उठाए गए कदम है कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक समानता हो, किस प्रकार से समानता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें हम देखते हैं कि हमें आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 द्वारा हमें देखने को मिलता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कोई भी व्यक्ति है वो कानून के समक्ष है वो समान है। अभिप्राय ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का आम मजदूर हो, देश का कोई नागरिक हो, सभी व्यक्ति है वो कानून के समक्ष समान है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अस्पृश्यता का अंत, यानी जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, उसमें हमें छुआछूत की समाप्ति मिलती है। छुआछूत की समाप्ति का अभिप्राय ये है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में हम अभी भी देखते हैं कि जो उच्च जातियाँ हैं वो निचली जातियों के साथ अभी भी छुआछूत हमें देखने को मिलता है, उनके साथ भेदभाव मिलता है। इसकी समाप्ति की गई, जो कि इस पर छुआछूत की समाप्ति की गई, इस पर कानून भी बनाए गए। आगे हम देखते हैं कि संसद तथा विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति यानी जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ताकि ये भी वर्ग है वो एक समाज में इनका जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, एक तरह से समानता स्थापित हो सके। ऐसे हम अगला देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में यानी सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी इन वर्गों के लिए भी प्रावधान किया गया सरकारी नौकरियों में। ऐसे हम देखते हैं कि जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन यानी हमने बात की ग्राम पंचायतें, शहरी निकाय, यानी इन स्थानीय शासन में भी महिलाओं की जो स्थिति थी उसके लिए 33% है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए, समानता लाने के लिए क्या क्या सरकार द्वारा कदम है वो उठाए गए हैं। ऐसे हम बात करते हैं कि आरक्षण की। आरक्षण से अभिप्राय क्या है कि समाज का जो भी एक तरह से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, यानी कुछ ऐसी नीतियाँ लाना जो कि उदार हो, ताकि कोई भी समाज का जो निचला व्यक्ति है वो आसानी से जो ऊपरी वर्ग है उसके साथ समान तौर पे वो भी नियुक्त हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक सरकार द्वारा एक ऐसी नीति लाई गई, यानी आरक्षण में हम देखते हैं कि जो समाज के सभी वर्गों के अवसरों तक समान पहुंच हो, यानी एक व्यक्ति है उसके समाज में जो सभी वर्ग है जो भी अवसर है उनको वहाँ तक उनकी समान है वो पहुंच हो। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्रवाई की नीति के नाम से भी जाना जाता है, यानी अफर्मेटिव एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ देशों में हमें ये अफर्मेटिव एक्शन देखने को भी मिलता है, यानी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि असमानता है, उनके लिए एक प्रकार से कुछ विशेष नीतियाँ या कानून है वो लाया जाना चाहिए, ताकि एक तरह से असमानता को है वो दूर किया जा सके। यानी
कुछ प्रतिबंधों से एक प्रकार से ढील देना, यानी किसी प्रकार से एक छूट देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष। ऐसे हम देखते हैं कि जो पुरुष और स्त्रियां हैं उनके बीच किस प्रकार से अधिकारों को लेकर विभेद होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो नारीवादी आंदोलन भी जुड़ा हुआ है, यानी नारीवादी आंदोलन भी हुए हैं महिला के अधिकारों को लेके। जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं स्त्री के अधिकारों को लेकर हम देखते हैं कि मातृत्व अवकाश जैसे कुछ विशेषाधिकार हैं, ये नारी समाज के लिए है, ये जरूरी हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ये विशेषाधिकार होते हैं, यानी विशेषाधिकार का उद्देश्य है वो न्यायपरक व समानता मूलक समाज का बढ़ावा देना है। यानी समाज में विशेषाधिकार है वो प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है। यानी एक तरह से समाज में जो भी वर्ग हैं, जो भी समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार देके कुछ आरक्षण की व्यवस्था करके समाज में उनका स्तर है वो एक तरह से ऊंचा उठाना है। आगे हम देखते हैं कि देश में मौजूद कुछ असमानताएं क्या है। असमानताएं से अभिप्राय है कि कुछ ऐसे हमें प्रणालियाँ, ऐसे कुछ हमें सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ की अभी भी असमानताएं हमें देखने को मिलती है। और हम बात करें तो हम देखते हैं कि आय की असमानता से अभिप्राय क्या है कि अभी भी पुरुष और महिला के बीच हम देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, यानी किसी न किसी प्रकार से आय की असमानता हमें देखने को मिलती है। ऐसे हम देखते हैं कि हमें लैंगिक असमानता भी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं अभी भी समाज में है, एक तरह से लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों के बजाय। यानी अभी भी हम देखें तो कुछ स्टेट में जो लिंगानुपात है, यानी लिंगानुपात से अभिप्राय क्या है कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं वो जन्म, मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं यानी लड़कियां हैं वो जन्म ली। तो अभी भी हम देखें तो अभी भी कुछ स्टेटों का जो लिंगानुपात है वो बहुत हमें कम देखने को मिलता है। ऐसे हम देखते हैं कि मौजूद मलिन बस्तियाँ यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ पे, एक ऐसी गंदी बस्ती जहाँ पे ना ही सीवर सिस्टम है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही शिक्षा स्वास्थ्य, यानी जो मलिन बस्तियां हैं अभी भी हमें देखने को मिलती है। ऐसे हम देखें कि शैक्षणिक संस्थानों के बीच असमानता, यानी अभी भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बीच भी हमें असमानता है वो देखने को मिलती है। यानी ये इतनी सारी जो चीज़ें हमने पढ़ा समानता को लेकर, यानी किस प्रकार से समानता ज़रूरी है, क्या क्या इसके प्रयास किए गए, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।